हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए ट्रैवल की मोहब्बत का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो अब अपने घर पहुंच चुकी थी, वहीं वो जैसे ही ऊपर जाने वाली होती है, सविता जी जो कहती हैं, मुझे मेरा बच्चा बहुत अच्छा लगता है। देखो, इतने सालों बाद लंदन से वापस आया, मगर संस्कार और साथ ही उसके नेचर, उसमें जरा भी अंतर नहीं आया। जैसे ही सविता जी अर्नब की इतनी तारीफ करती हैं, संजना जो उन्हें मुड़कर देखते हुए पूछती है, किसके बारे में बात करी आप? संजना को समझ नहीं आया था। उसे लगा था कहीं सविता जी उसी के बारे में तो बात नहीं कर रही। सविता जी जो कहती हैं, अरे मैं अर्नब की बात कर रही हूँ। बेचारा कितना अच्छा है और अभी तक मुझे शेफ आंटी बुलाता है। जरा सा भी एटीट्यूड नहीं आया उसमें। जैसे ही संजना ये सुनती है, वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है और साथ ही अपने मास्क को हटाते हुए कहती है, सच में आपको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है? हाँ, आप बस 5 मिनट रह कर देखिए उनके साथ, फिर समझ आएगा। मैंने तो 5 मिनट में समझ लिया कि वो कैसे इंसान है। इतना ज़्यादा डांट लगाया मुझे उन्होंने। और ये बोलकर संजना का मुंह बन जाता है और वो अपनी साड़ी को उठाते हुए भागते हुए ऊपर चली जाती है और कपड़े चेंज करके वापस आती है। सविता जी जो कहती हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया इसको। वहीं समर भी अपने रूम से बाहर आते हुए पूछता है, दी कहाँ है? उनकी मॉम यानी कि सविता जी उस बच्चे से कहती हैं, आ रही है बस। और सुनो, तुमने खाना तो खा लिया ना? अब जाकर सो जाओ, आराम करो। समर की आदत थी, वो हमेशा संजना की लोरी सुनाने के बाद ही सोया करता था। और ये आदत उसकी बचपन से थी। संजना का भी वो जिगर का टुकड़ा था, और होता भी क्यों ना, इकलौता भाई था उसका। संजना जो तुरंत ही चेंज करके आती है और अपनी मॉम से पूछती है, आप लोगों ने कुछ खाया? मैं कुछ बना देती हूँ। और ये बोलकर वो जैसे किचन में जाती है, सविता जी जो कहती हैं, खाना मैंने बना दिया है, अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम भी खा लो। संजना जो कहती है, वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि बस मुझे नींद आ रही है, लेकिन समर कहाँ है? पहले मैं उसे सुला दूँ। समर भी इधर उधर घर में ही घूम रहा था। संजना जो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो फटाफट से अपने रूम में आ जाओ और बिना बदमाशी किया सो जाओ, क्योंकि आपकी दी को भी बहुत नींद आ रही बाबू। समर जो कहता है, ओके मैं सो जाऊंगा, बस आप लोरी सुना दो। और संजना जो अपने भाई को धीरे धीरे उसके सर पर सहलाते हुए लोरी सुनाने लगती है। वो जब जब उसको लोरी सुनाया करती, संजना के दिल में एक अजीब सी टीस उठा करती थी, क्योंकि उसे पता था कि न जाने कितना दिन अब वो और अपने भाई को लोरी सुना पाएगी। क्योंकि जिस हालत में वो लोग इस वक्त थे, उनके हालात तो खराब थे ही, साथ ही उनके भाई की बीमारी यानी कि संजना के भाई की बीमारी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने उसे इस बारे में पहले से ही बताया था कि आप जितना लेट करेंगे, आपके भाई के हार्ट में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। मगर इस वक्त संजना कर भी क्या सकती थी। संजना के दिमाग में हर पल बस इसी बात का डर रहता था कि वो कौन सा दिन होगा जब वो अपने भाई को ठीक करा पाएगी, और वो कौन सा दिन होगा जब उसका भाई भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अचानक इन सारी बातों के बारे में सोचते सोचते कब संजना की आंखें भर आती हैं, उसे खुद भी नहीं पता चलता। और उसकी आंखों के एक आंसू का बूंद जो जाकर समर के चेहरे पर गिर जाता है। समर जो नींद में जा ही चुका था, मगर इस तरह से संजना की आंखों से आंसू को महसूस करते हुए समर की आंखें भी खुल जाती हैं। समर था तो बहुत छोटा, मगर वो अपनी बहन की इमोशन को अच्छे से समझता था। उसे पता था कि उसके दिल की बीमारी की वजह से उसकी दी को कितनी तकलीफ होती है, और साथ ही उसकी माँ को भी। समर जो अपने छोटे प्यारे हाथों से संजना की आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा दी, मुझे पता है आप मुझे बचा लोगे, आई लव यू। और ये बोलकर वो संजना के हाथ को फिर से अपने गाल पर रखते हुए सो जाता है। संजना जो अपने भाई की हिम्मत को देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत को मैं टूटने नहीं दूंगी, मैं ज़रूर तुम्हें ठीक करवाऊंगी, आई प्रॉमिस मेरा बच्चा। और ये बोलकर वो उसके फोरहेड पर किस कर लेती है और उसे ब्लैंकेट उठाकर सुला देती है। उसके बेड के बगल में साइड टेबल पर उसकी दवाइयाँ रखी हुई थी। संजना जैसे ही देखती है कि समर ने अपनी दवाई को तो आज खाया ही नहीं, वो तुरंत ही उस टैबलेट को निकालते हुए देखती है तो उसमें सिर्फ एक ही टैबलेट बचा हुआ था। उसकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी आया करती थीं। और संजना जो कहती है, ये क्या, इसने तो दवाई नहीं खाई। और वो तुरंत ही अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, आपने उसे दवाई नहीं खिलाई मॉम? सविता जी जो कहती हैं, अरे मैंने तो उसे पानी भी दिया था और कहा था कि खा ले, उसने कहा भी था कि मैंने खा लिया है। संजना जैसे ये सुनती है, वो तुरंत ही सविता जी को गले पकड़ के रोने लगती है। सविता जी जो कहती है, क्या हो गया संजना? संजना जो कहती है, उसने जानबूझकर दवाई नहीं खाई, मतलब वो जानता है कि हम
दवाई खरीद नहीं पा रहे, इसलिए वो कई दिन से दवाई खा ही नहीं रहा है। जैसे ही सविता जी सुनती हैं, उनके माथे पर पसीने आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दवाई किसी भी दिन नागा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी दिन दवाई छूटी तो उसकी कंडीशन खराब हो सकती है। सविता जी जो कहती हैं, तुम चाहो उसे उठाकर ये दवाई खिलाओ, चाहे कैसे भी करके बस उसे खिलाओ। संजना जो कहती है, अभी तो गहरी नींद में गया है, तुरंत उठाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रात में आकर खिला दूंगी उसे। सविता जी भी कहती हैं, हाँ, और कल ध्यान से दवाई लेती आना। संजना जो कहती है, अब वो लोग उधार नहीं देंगे माँ, वो लोगों को पैसे भी तो चाहिए, पिछले बार का भी दवाई हमने उधार में लिया था। सविता जी जो कहती हैं, आज 27 तारीख है, हम 30 तारीख तक नहीं तो 1 तारीख तक दे देंगे पैसा, बोल देना उनसे। संजना जो कहती है, हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। संजना जो अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी उसे मेहर का कॉल आता है। वो मेहर का कॉल उठाते हुए कहती है, बोलो। दूसरी तरफ से मेहर जो कहता है, तुम्हें याद है ना, कल हमारे कॉलेज में कोई आने वाला है। वो इस वक्त हल्के नींद में लग रहा था। संजना जो कहती है, कौन आने वाला है? मेहर जो कहता है, तुमने हमारे कॉलेज के इंस्टाग्राम उस पर नहीं देखा क्या, पोस्ट पर? वो कल कोई गेस्ट आने वाले हैं, उनका अरेंजमेंट वगैरह करवाना था, तो मुझे आज लेट तक कॉलेज में रुकवा लिया। संजना जो कहती है, अच्छा, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और तुम नींद में हो तो बाद में बात करना। मेहर जो कहता है, नहीं, अभी वो हमारे वो प्रिंसिपल है ना, उनके क्या है वो वाइस प्रिंसिपल, हाँ, उनका कॉल आया था। वो कह रहे थे कि तुम्हें बता दूं कि स्पीच तुम्हें ही तैयार करना है। संजना जैसे ही सुनती है वो कहती है कि यार, ये तो लोग हर महीने एक नया चीफ गेस्ट बुलाते हैं, फिर उनका स्वागत करवाते हैं, उसमें हम बच्चों की स्टडी कितनी ज़्यादा लॉस हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता क्या? मेहर जो कहता है, तुम्हारे जैसे पढ़वैया ना पूरे कॉलेज में कोई नहीं है, और इतना ज़्यादा क्या मतलब यार, एक दिन अगर तुम अपना दे दोगे और एक भी दिन नहीं दे रहा है यार, तुम्हें कितना टाइम लगेगा स्पीच याद करने में? संजना जो कहती है, बात याद करने की नहीं है, कल देखना फूल से स्वागत करवाएंगे उनका। मेहर जो कहता है, वो तो करवाएंगे ही, अब चीफ गेस्ट है, कोई बहुत ही खास गेस्ट है कह रहे हैं, और हाँ, ये भी पता चला है कि वो इस कॉलेज के ओनर भी है। संजना जैसे ये सुनती है वो कहती है, ओनर है कॉलेज के? पर वो तो अग्रवाल सर ही थे ना। मेहर जो कहता है, नहीं यार, कुछ तो लोचा हुआ है, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अब ठीक है, तुम स्पीच तैयार कर लेना, बस अब मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। और ये बोलकर वो बिना कुछ सुने ही संजना के बाद वो तुरंत ही फ़ोन कट कर देता है। संजना जो अपने फ़ोन को देखते हुए कहती है, अजीब लड़का है, अगर मुझे इन्फॉर्म नहीं करता तो कम से कम बच तो जाती मैं। अब ये बता देगा कि मैंने तो इन्फॉर्म किया था, इसी लड़की ने तैयार नहीं किया स्पीच, और फिर वाइस प्रिंसिपल मेरी वार्ड लगाएंगे। संजना जो इस वक्त अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहती थी और उसे पता था कि इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, और वो उसी की तैयारी कर रही थी। मगर अब मेहर के कहने पर उसे स्पीच तैयार करना पड़ता है और उसका पूरा रात उसी में निकल जाता है। सोने से पहले वो जाती है और समर को दवाई खिला करके उसे सुला देती है। अगली सुबह संजना जो तैयार होकर के अपने स्पीच को एक बार रिवाइज करती है और अपनी नोटबुक्स वगैरह ले करके नीचे की तरफ आ जाती है। सविता जी जो आज कल से बेहतर थी, जिसकी वजह से आज वो सिंघानिया मेंशन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। संजना जो उन्हें देखकर कहती है, आप ठीक हैं? आप चली तो जाएंगी ना? संजना की बात सुनकर सविता जी कहती हैं, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, और वैसे भी कब तक तुम अपनी पढ़ाई को लॉस करके मेरे चक्कर में सिंघानिया मेंशन में जाकर काम करोगी? ये भी कोई ज़िंदगी है तुम्हारी? मैं तुम्हें इस तरह की ज़िंदगी नहीं देना चाहती। संजना जो कहती है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मॉम, जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मैं पार्ट टाइम जॉब अभी से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा खर्चा बढ़ चुका है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आपकी कमाई से सब कुछ हैंडल हो जाएगा। और फिर वो सरला आंटी कितनी ज़्यादा सैलरी तो काट भी लेती हैं, एक गलती पर बस फाइन लगा देती हैं। सविता जी संजना को समझाते हुए कहती हैं, और उनके हस्बैंड के बारे में बात नहीं करोगी? प्रशांत जी हमारी कितनी मदद करते हैं, और दवाइयों और साथ ही मेडिसिन वगैरह के पैसे भी तो वही हमें दे देते हैं ना, वो भी अपनी बीवी के चोरी से। संजना जो कहती है, उन्हीं का तो एहसान है, वरना फिर कौन ही है हमारा इस दुनिया में। संजना की बात सुनकर सविता जी जो थोड़े अपने नम आंखों से कहती हैं, अच्छा, अब सुबह सुबह इस तरह की बातें नहीं करो, और तुम्हारा भी कॉलेज का देर नहीं हो रहा, चलो जाओ। समर जो संजना और सविता जी के जाने से पूरी तरह से अकेला पड़ जाता था,
मगर अब वो क्या ही कर सकता था। अगर वो दोनों लोग जाते नहीं तो भला आने वाला वक्त कैसे सुधरता। और साथ ही सविता जी को तो जाना ही था, उन्हीं के पैसों से तो घर का खर्चा चल रहा था। सविता जी जो उसके फोरहेड पर किस करती हैं और कहती हैं, बच्चे अच्छे से रहना और ध्यान रखना, और हाँ टाइम से दवाई खा लेना। समर जो लगभग 9 से 10 साल का बच्चा था, मगर वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार बन चुका था। सविता जी और संजना जी को देख देख कर वो भी अपना सिर हाँ में हिला देता है। वहीं संजना भी उसको गले लगा कर कहती है, आज मैं आपकी दवाई लेती आऊँगी, और दवाई कभी भी मिस नहीं करना है आपको। डॉक्टर ने बताया था ना कि प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर और ज़्यादा कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। समर अपना सर हाँ में हिला देता है और कहता है, मैं खा लूँगा। संजना जो कहती है, मैं सारे टैबलेट्स को गिन कर जा रही हूँ, अगर एक एक सब में से ख़त्म नहीं हुई ना तो जान लेना बहुत पिटाई करूँगी। समर जो कहता है, आप झूठ बोल रही होती, आप कभी मुझे नहीं मार सकती। संजना जो मुस्कुराते हुए कहती है, और इसी बात का तुम फायदा उठाते हो हाँ। समर जो कहता है, नहीं आज मैं खा लूंगा, सारी दवाई ठीक से खा लूंगा। सविता जी जो मेंशन पहुंच जाती हैं, जैसे ही वो मेंशन के अंदर कदम रखती कि सरला जी आते हुए कहती हैं, वाह जी वाह, तो एक ही दिन के लिए तबीयत खराब हुई थी आपकी, कल तो अपनी बेटी को भेज दी थी आप। सविता जी जो अपने हाथ को जोड़ते हुए सरला जी को नमस्ते करते हुए कहती हैं, नमस्ते नमस्ते मैडम, वो हमारी तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सरला जी जो कहती हैं, सब समझती हूँ मैं, कौन सी तबीयत खराब हुई थी, मेरी भगत थी ना तुम्हारी बेटी और तुम्हारी। पता चला जैसे ही कि मेरा बेटा आ रहा है तो बस भेज दी अपनी बेटी को। मतलब छोटी सोच रह जाएगी तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी बेटी की पढ़ाई से तुम्हारे खानदान ऊंचे नहीं बन जाएंगे। जिस तरह इंसान होता है ना, उसकी सोच जिंदगी भर वैसी ही रहती है। कि तभी प्रशांत जी पीछे से आते हुए कहते हैं, सरला ये किस तरह से बात कर रही हैं आप। सरला जी जो थोड़ा चुप होते हुए कहती हैं, हाँ हाँ आ गए इनके मुंह बोले भाई, इनके सहारा बनकर। और ये बोलकर वो वहां से अपना मुंह फेर कर चली जाती हैं। प्रशांत जी जो सविता जी को अपनी बहन की तरह मानते थे, जब से संजना के बाबा की डेथ हुई थी तब से प्रशांत जी ही उनकी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। सविता जी उनके सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, शुक्रिया भाई साहब, आप नहीं होते तो पता नहीं सरला जी हमें क्या क्या और बोल देती। प्रशांत जी जो कहते हैं, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक थी तो आप ना आती। कि तभी सविता जी जो कहती हैं, नहीं नहीं वैसे भी कल हमारी बच्ची आई थी, उसका कॉलेज था, अगर आज नहीं आते तो आप लोग। कि तभी पीछे से अर्नव जो रूम से बाहर निकलते हुए नीचे की तरफ आते हैं, और वो इस वक्त सुबह सुबह कहीं जा रहे थे। प्रशांत जी जो उन्हें देख कर कहते हैं, इतनी सुबह सुबह कहाँ बेटा। अर्नव जो उन्हें बताते हुए कहता है, डैड एक इम्पॉर्टेंट काम है और फिर एक ओकेजन पर जाना है, कॉलेज से मेरे लिए इनविटेशन आया था। प्रशांत जी जो कहते हैं, आते ही काम पर लग गए, कल अभी आए नहीं कि बस आज से काम स्टार्ट। इतना भी वर्कaholic नहीं होना चाहिए बेटा, अपने लिए भी थोड़ा वक्त तो निकालो। कि तभी अर्नव की नज़र सविता जी पर जाती है। वो सविता जी को देखकर कहते हैं, अरे शेफ आंटी इतनी सुबह सुबह आ गई आप, चले फिर तो आपके हाथ से नाश्ता करके ही जाऊंगा। अर्नव की बात सुनकर सविता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ बस मैं 5 मिनट में तैयार करती हूँ आपके लिए नाश्ता। और ये बोलकर वो किचन साइड में चली जाती हैं। वहीं कॉलेज में संजना जो महर से कहती है, अगर तुम रात में मुझे नहीं बताते कि आज मुझे स्पीच तैयार करना और फलाना ढिमकाना काम करना है तो कम से कम मैं रात में पढ़ाई कर लेती ना। महर जो कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म किया, इसमें भी मेरी गलती है। अब वाइस प्रिंसिपल ने मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके भेजा कि संजना को तुरंत बताओ कि कल हमारे कॉलेज में एक चीफ गेस्ट आ रहे हैं, और अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया होता ना तो आज मुझे मुर्गा बना देते वो। संजना जो कह रही है, तो बन जाते मुर्गा, वैसे भी मुर्गे जैसा दिमाग है तुम्हारा। महर जो इस बात पर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अपने दिमाग को खुजलाते हुए कहता है, मुर्गे जैसा दिमाग, मुर्गे का दिमाग कैसा होता है। संजना जो कहती है, गधे जैसा। महर जो कहता है, तो इससे अच्छा गधा ही बोल देती, ये 25 जानवर बोलने की जरूरत ज्यादा है तुम्हें। संजना जो कहती है, मेरा दिमाग मत खाओ यार, वैसे भी मुझे स्पीच तैयार करना था। जैसे ही महर ये सुनता है वो कहता है, तो तुमने स्पीच तैयार ही नहीं किया। संजना जो कहती है, अरे मैंने खुद ही लिखा है, अब उसे तैयार क्या करना है, वैसे भी इतना भी कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट नहीं आ रहे, मुझे पता है कोई ओनर होगा ना, वैसे भी आजकल के ओनर देखो, कोई ओनर होगा तो मतलब बुढ़ा ही होगा, बुढ़ा होगा तो वैसे भी उसे कौन सा मेरे स्पीच से इतना लेना देना है, बस उसका स्वागत फूलों से होना चाहिए, उसे इंग्लिश भी पता नहीं समझ आएगी या नहीं। जैसे महर ये सुनता है वो कहता है, वाह जी वाह, तुम्हारा दिमाग तो मतलब कौन से जानवर की तरह बोलूँ। संजना जो उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहती है, मेरा दिमाग मेरी तरह ही चलता है, किसी जानवर से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है मुझे। महर जो कहता है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल लड़की हो तुम।
संजना जो बाहर से कहती है अब चुप रहो, और ये बोलकर वो उसके सर पर अपनी कॉपी से मारते हुए कहती है जाओ भागो अपनी सीट पर। महर जो कहता है मैं तो यहीं पर बैठूंगा, कहीं नहीं जा रहा मैं, और वो उसके बगल में आकर बैठ जाता है। संजना जो कहती है तो अपने मुंह पर टेप लगा लो, अगर जरा भी डिस्टर्ब किया ना तो जान लेना, और वो अपनी बुक को पढ़ने लगती है। संजना को यही लगा था कि अगर ओनर होंगे तो ऑब्वियसली कोई बुढ़े ही होंगे, क्योंकि ओनर कोई यंग इंसान तो हो नहीं सकता, और अगर बुढ़े होंगे तो उन्हें कौन सी बड़ी अच्छी इंग्लिश आएगी और वो उसके इंग्लिश पर ध्यान देंगे, बस उनका स्वागत अच्छे से होना चाहिए। कि तभी क्लास में टीचर आते हुए कहते हैं क्लास सो आर यू ऑल रेडी, हमारे कॉलेज में एक बहुत ही बड़े चीफ गेस्ट आ रहे हैं जो काफ़ी टाइम बाद इंडिया वापस आए हैं, और साथ ही उन्होंने हमारे कॉलेज के 70% को ओन कर लिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो अग्रवाल सर के भी हेड है, तो आप लोग उनके आज बहुत ही अच्छे से वेलकम करोगे। सब लोग अपना सर हाँ में हिला देते हैं कि तभी वो टीचर जो संजना को उठाकर कहती हैं संजना आई थिंक आप स्पीच बोलने वाले थे ना, आपको वाइस प्रिंसिपल ने बोला था। संजना जो अपना सर हाँ में हिला देती है। कि तभी सारे बच्चों को देखते हुए वो टीचर कहती हैं तो एक काम करना, वेलकम भी तुम ही कर देना। संजना जो कहती है मैं क्यों? कि तभी वो टीचर जो कहती है क्योंकि तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ मैं, और ये बोलकर वो उसके ठीक सामने आते हुए कहती हैं देखो बेटा, अगर तुम बड़े लोगों से मिलोगी तभी तो वो तुम्हारे टैलेंट को जानेंगे, और अगर तुम उनका स्वागत करोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। पूरे स्कूल और पूरे कॉलेज में किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि आखिर ओनर है कौन, और ओनर है तो सब लोगों ने यही इमेजिन कर लिया था कि कोई बुढ़ा ही होगा। संजना उस टीचर से कहती हैं पर मैम मेरा टाइम। कि तभी वो टीचर संजना के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार तुम्हें नहीं मिलेगी संजना, तुम्हारा सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि थर्ड ईयर में जाते जाते तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए ताकि तुम्हारा कंडीशन ठीक हो जाए। संजना को पूरे कॉलेज के टीचर माना करते थे, क्योंकि उसके घर की कंडीशन के बारे में सारे लोग को लगभग पता था, और अच्छे से पता था कि संजना यहाँ पर किस तरह पढ़ रही है। संजना भी इस बात पर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है ओके मैम, आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्या होगा जब जानेगी संजना कि इस कॉलेज का एक्चुअल में ओनर है कौन? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।